Hello everyone, welcome to online class. So as you all know, we have discussed many topics in our previous part. Today we will discuss factors affecting natural vegetation. इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। पिछली बार हमने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर ली थी कि किस तरीके से फूड चेन होती है, एक एनिमल को दूसरा एनिमल खाता है, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, तो फूड चेन लगती रहती है। इस तरीके से फूड वेब होती है, एक तरीके से वेब बन जाती है इनकी बड़ी सी। कॉर्निवर्स, हर्बिवर्स, इन सब की। हर्बिवर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कॉर्निवर्स जो एनिमल्स खाते हैं। इन तरीके की एनिमल्स की चेन बनती है। तो ये हमने देख लिया था। आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन। देखते हैं भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन नेचुरल वेजिटेशन जो हमने देखी थी उनको अफेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या? नेचुरल वेजिटेशन refers to the original vegetation of an area growing without any human interference. तो बिना किसी ह्यूमन की इंटरफेरेंस के क्या होता है? ग्रो करते हैं ये ओरिजिनल वेजिटेशन वाले। तो जो ये ओरिजिनल वेजिटेशन वाले हैं ये बिना किसी ऐसी चीज के ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है, बिना किसी ऐसी चीज के इंटरफेरेंस के ग्रो करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू द ओरिजिनल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया ग्रोइंग विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो भाई बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के इस तरीके की चीजें हुआ करती है। ठीक है, ये सब होने लग गया है क्योंकि अगर ह्यूमन की इंटरफेरेंस होगी तो नेचुरल वेजिटेशन टिक पाएगा? मुश्किल। नेचुरल वेजिटेशन नहीं टिक पाएगा, बट ह्यूमन की तो नीड्स, अब नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट का तो यूज करना पड़ेगा। बट अगर नेचुरल वेजिटेशन को पूरी तरह से ग्रो करना है तो हमें विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस जाना ही होगा। अब आ जाइए ये वेजिटेशन प्लांट वगैरह की ग्रोथ वगैरह में बात करेंगे। अब द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक फैक्टर। बिल्कुल, जिस तरीके का क्लाइमेट होगा, रेन होगी, विंटर होगी, समर होगा, क्या होगा कि नेचुरल वेजिटेशन ग्रो होगा अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। प्लांट वगैरह क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही चेंज होते हैं। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर, बिकॉज प्लांट रिक्वायर एयर, सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। अगर एयर नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगी, वाटर नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगी तो हाउ विल प्लांट विल ग्रो? इट विल नेवर ग्रो until unless it doesn't have air, sunlight, water and nutrients to grow. अब there is a wide variety in natural vegetation. नेचुरल वेजिटेशन में कई तरीके की वेराइटीज होती है, कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं होती, कई वेराइटीज। बिकॉज द फैक्टर्स influencing the growth of plants varying from place to place. वो ऐसा क्यों भाई? Because there is a wide variety in natural vegetation. बहुत ज्यादा वेराइटी होती है। Because the factors influencing the growth of plants vary from place to place. ये जो फैक्टर्स होते हैं ना जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ को, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस कई तरीके के। अब दीज फैक्टर्स आर एज फॉलोज। जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे हमें यहाँ पे दिए होंगे। तो हमने देख लिया कौन कौन सी ग्रोथ में जो है फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, तो इनके बारे में डिटेल देख ली। बिकॉज द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दीज फैक्टर्स आर एज फॉलोज। ये तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स देख लिया। अभी अदर फैक्टर्स है वो देख लेते हैं। एक तो रिलीफ ऑफ द लैंड, क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ह्यूमन फैक्टर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन। ये सब जो है क्या है? फैक्टर्स हैं जो नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। वे जो लैंड है उसके रिलीफ में किस तरीके की समस्या आ रही है, लैंड को ग्रो होने में, लैंड को जो है डेवलप होने में, सॉइल को डेवलप होने में क्या क्या समस्या आ रही है, ये सारे फैक्टर्स उनका रिलीफ फैक्टर है कि भाई वो डिग्रेड हो रहा है, कम हो रहा है। क्लाइमेट, भाई क्लाइमेट भी तो जरूरी है। क्लाइमेट जैसा होगा, टेम्परेचर जैसा होगा, मॉइस्चर जैसा होगा, मैंने आपको ऊपर बताया। ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, रोड बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, उससे क्या हो रहा है? लैंड की क्वालिटी कम हो रही है। वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उससे भी क्वालिटी कम हो रही है। तो कई तरीके की चीजें हैं जिससे नेचुरल वेजिटेशन को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर करना पड़ेगा तो एग्रीकल्चर की क्या करोगे आप? पेड़ पौधे काटोगे, क्योंकि हमें तो लैंड, प्लेन लैंड चाहिए अगर एग्रीकल्चर करना है तो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है
हमने फैक्टर्स देख लिए, एक तो क्लाइमेटिक फैक्टर, दो फैक्टर्स थे, कौन कौन से थे अभी मैंने आपको बताए थे, बताइए, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, इफिकेसी ऑफ रिलीफ ऑफ लैंड, और नेक्स्ट वन इज व्हाट, ह्यूमन फैक्टर। हमारे तीन फैक्टर्स ये हो गए अदर वाले में। तो चलिए हमारा इस तरीके से फैक्टर्स हो गए जो नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है नेचुरल वेजिटेशन, वो हमें देखना है। हमें क्या देखना है कि नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो ग्रोथ है ना वेजिटेशन की, वो डिपेंड करती है किस पे, प्राइमरी ऑन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और मॉइस्चर पे डिपेंड करती है, जो मैंने आपको बताया था ऊपर ही, क्लाइमेटिक फैक्टर। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स इन द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, कर्व्स एंड टुंड्रा। टुंड्रा जो बड़ा ठंडा इलाका है, इसकी बात करें तो देखिए कई तरीके के वेजिटेशन टाइप्स में जो पूरा वर्ल्ड है वो बटा हुआ है। फॉरेस्ट में बटा हुआ है, ग्रासलैंड है, कर्व्स है, और क्या है भाई, टुंड्रा जो बड़ा ठंडा इलाका है वो। तो इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, तो हम इन सबको डिटेल में देखेंगे। अभी आपको ये टाइप्स पता होनी चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वर्ल्ड का इन सब में ये डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल वेजिटेशन का। अब इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा रेन होती है वहां पे किस तरह की कंडीशंस होती है वो हमें देखनी होगी यहाँ पे, कि भाई जहाँ पे बहुत ही ज्यादा रेन हो रही है वहां पे किस तरीके की कंडीशन है। चलिए देख लेते हैं। तो ह्यूज ट्रीज मे थ्राइव इन दैट कंडीशन। तो इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है वहां पे क्या होगा, ह्यूज ट्रीज मे थ्राइव, बड़े बड़े ट्रीज आ जाएंगे। क्या आएंगे भाई, बड़े बड़े ट्रीज वहां पे थ्राइव करने लग जाएंगे, क्योंकि जब रेन बहुत ज्यादा होगी तो बड़े बड़े ट्रीज उगने लगेंगे। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। तो इससे हमें क्या पता लगा भाई, हेवी रेन से ज्यादा बड़े बड़े ट्रीज फॉर जो थ्राइव कर रहे हैं, मतलब जहां पर भी हमारा वाटर सप्लाई बहुत ज्यादा होगा वहां पे बड़े बड़े फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस, और जैसे जैसे मॉइस्चर जो रेन का वगैरह है वो डिक्रीज करेगा, द साइज ऑफ ट्रीज एंड डेंसिटी रिड्यूसेस, साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो इनकी डेंसिटी है वो कम होने लगेगी जैसे जैसे वाटर सप्लाई कम हो जाएगी वैसे वैसे। अब इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, ये तो हमने देख लिया भाई हेवी रेनफॉल का पहला। अब अगर हम यहाँ पे चलें तो यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल की बात हो रही है। एक तो हमने हेवी रेनफॉल में देखा और अब मॉडरेट रेनफॉल में देख लेते हैं। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द, तो शॉर्ट होते हैं, स्टंटेड ट्रीज होते हैं, मतलब टूटे फूटे वो जो है ट्रीज होते हैं, ठीक है, और ग्रासेस होती है जो ग्रो होती है ग्रासलैंड में, छोटी मोटी ग्रासेस होती है सूखी सूखी, और वो होती है जो वहां पे ग्रो होती है वहां पे, जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होगी थोड़ी बहुत तो ग्रो होगी, बट स्टंटेड ट्रीज होते हैं मतलब इस तरीके की, ये है यूं, तो यहाँ पे इस तरीके ट्रीज होते हैं, पत्ते वत्ते बहुत कम होते हैं, ठीक है। इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, और फिर जहां पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है, थॉर्नी श्रब्स एंड स्कर्ब्स ग्रो, यहाँ पे पत्ते वगैरह थोड़े बहुत तो आ ही जाते थे, स्टंटेड ट्रीज होती है। बट जहां पे बिल्कुल ही रेनफॉल नहीं होती वहां पे तो क्या होता है, वहां पे तो ऐसे स्कर्ब्स बन जाते हैं और श्रब्स वगैरह बना दिए जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती है वहां पे रेनफॉल नहीं है तो यहाँ पे ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट, मगर इस तरीके प्लांटों की जो है अंदर डीप रूट्स होती है। एंड लीव्स हैव थ्रोनी, लीव कैसी होती है, थोर्नी होती है, एंड वैक्सी सरफेस टू रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय ट्रांसपीरेशन। तो थोड़ी वैक्सी सरफेस होती है ताकि थोड़ा जितना भी मॉइस्चर है उसे बचा के रखा जा सके, इस वजह से वहां पे ट्रीज उस तरीके के होते हैं। तो ट्रीज उसी तरीके के होते हैं जिस तरीके की यहाँ पे वेजिटेशन या रेनफॉल होती है। तो रेनफॉल जैसी होगी उसी तरीके का क्या होगा, वेजिटेशन भी होगा, ठीक है। तो जिस तरीके की वेजिटेशन होगी उसी तरीके का रेनफॉल भी होगा। अब चलिए आगे चलते हैं।
ये तो हमने देख लिया इन चीज़ों के बारे में। अब टुंड्रा के बारे में देखते हैं। हमने ग्रासलैंड देख ली, हमने श्रब्स स्क्रब्स देख लिए, हमने ये फॉरेस्ट वाले एरिया देख लिए। अब हम देखेंगे टुंड्रा, जो बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लीचेस। क्या भाई, मॉसेस और लीचेंस होते हैं कहाँ पे? टुंड्रा वाले में। तो जो टुंड्रा रीजन होता है ना, वहाँ पे कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड चीज़ें होती है, तो वहाँ पे मॉसेस ग्रो होती है, लीचेस ग्रो होती है, उस तरीके की ग्रास होती है, उनका नाम है। अब फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसिडुअस डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स। जो पत्ते गिराते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग अगर उन्हें डिवाइड किया जाए तो एक तो क्या होते हैं, एक तो होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पे पत्ते गिरते ही नहीं है, बहुत कम गिरते हैं, और डेसिडुअस जहाँ पत्ते गिरते गिरते रहते। तो ये दो हमने क्या देखे भाई, फॉरेस्ट के टाइप्स देख लिए। तो अब इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। आ जाइए शुरू करते हैं। जो मैंने अभी आपको अंदर बताया वही अंदर आएगा कि एक में पत्ते जो है बहुत ज्यादा होते हैं और एक में पत्ते गिरते हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। मतलब वो एक के बाद एक अपनी जो लीव्स है वो गिराते नहीं रहते, वो किसी भी सीजन में पूरे ईयर में अपनी लीव्स को जो साइमल्टेनियसली शेड नहीं करते, मतलब हटाते नहीं, गिराते नहीं। दे नेवर शेड देयर लीव्स। और अब डेसिडुअस में एक अंतर होगा, ये देखिए, डेसिडुअस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स। क्या करते हैं, ये शेव कर देते हैं भाई, शेड, सॉरी शेव नहीं, शेड कर देते हैं, जितने भी अपनी पत्ते हैं वो गिरा देते हैं इन अ पर्टिकुलर सीजन टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेंसी। जैसे हमने स्क्रब्स पढ़े थे ना, उसमें भी, तो इसमें भी उसी तरीके की चीजें होती है। क्या हो रहा है कि भाई जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं जैसे उनका सीजन चेंज होता है। क्यों? ताकि उनका बाद में फिर मॉइस्चर बचा के रख सकें और वो सर्वाइव कर जाए। इस वजह से इस तरीके की चीजें वहां पे होती है। अब दीज फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रॉपिकल और टेम्परेट। तो देखिए, अब ये हमने दो तरीके के फॉरेस्ट पढ़े। एक तो क्या पढ़े, एक तो एवरग्रीन पढ़ लिए और दूसरे डेसिडुअस पढ़ लिए। अब एवरग्रीन और डेसिडुअस के साथ साथ एक और तरीका होता है फॉरेस्ट का, और वो कौन सा है? वो है ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट, इस तरीके की चीजें भी वहां पे होती है। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन इन डिफरेंट लैटिट्यूड्स। ऐसा क्यों होता है भाई? तो दीज फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस्ड ऑन देयर लोकेशन इन डिफरेंट लैटिट्यूड। अब आप देखिए, ट्रॉपिकल जोन होगा, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जोन है, वहां पे अगर फॉरेस्ट होंगे तो ट्रॉपिकल वाले होंगे। और टेम्परेट वाले कौन से होंगे भाई? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो हमारा ऊपर वाला है, क्या बोलते हैं उसको, आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, उसके बीच का होगा तो टेम्परेट जोन होगा। बेस्ड ऑन द लोकेशन डिफरेंट लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड्स की बात चल रही है। अब यू हैव लर्नड इन डिटेल अबाउट द वेरियस फॉरेस्ट टाइप्स, their distribution and the associated animal life in the previous classes। आप सबने पढ़े होंगे कई तरीके के फॉरेस्ट टाइप्स के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में। अब टुडे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक। बिल्कुल, आज के टाइम पे आप देखो कितने सारे लोग हैं। पहले हमारी जनसंख्या कितनी, 35-30 करोड़ होगी। आज के टाइम पे क्या 135 करोड़, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स, अब इतने ज्यादा ग्रोइंग नंबर्स को फीड कराने के लिए, भोजन देने के लिए, लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप। तो अब इतनी सारी पॉपुलेशन को खाना देना है तो क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को काट के वहां पे एग्रीकल्चर कराना पड़ेगा। तो फॉरेस्ट गायब हो जाएंगे तो कुछ स्पीशीज वगैरह गायब हो जाएंगी और रेन में भी मुश्किल आएगी। फॉरेस्ट रेन जनरेट करने में यूज होते थे। अब फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली। तो पूरे वर्ल्ड में जो फॉरेस्ट है ना, वो दिन ब दिन घटते जा रहे हैं, उनको रैपिडली कम किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन नीड। अब देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। क्योंकि आप देखिए, आप किसी फॉरेस्ट को काट देंगे तो ऐसा तो नहीं आप बोले कि भाई हमने वो फॉरेस्ट काट के वहां फैक्ट्री लगानी है, उसके बदले में हम आपको मुआवजे के तौर पे कहीं और पेड़ लगा देंगे। अब आप एक बात बताइए, आप सबको भी पता होगा ये चीज, तो कि कोई भी अगर पेड़ लगता है, मान लो आपने एक पौधा लगाया, उसे पेड़ बनने में कितना समय लगता है पता है आपको? सालों लग जाते हैं।
अब आपने जो सालों से बने हुए पेड़ हैं उनको काट के खत्म कर दिया और बोला कि हम इस पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, दूसरे पेड़ लगा दिए दूसरी जगह पे। उनको पेड़ बनने में उन पौधों को कितना समय लगेगा, सालों लग जाएंगे। तो ये आपने कंपनसेशन क्या किया है? कुछ नहीं किया, थोड़े से पेड़ लगा दिए और वो पेड़ों को पेड़ बनने में तो बहुत टाइम लगेगा, वो पौधे अभी तो फायदा कुछ नहीं होता, उसमें बहुत समय लगता है। तब तक तो आप और ज्यादा डिग्रेड कर दोगे और वो पौधे तब तक बड़े हो भी नहीं पाएंगे, कुछ तो हो भी नहीं पाते क्योंकि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, वाटर नहीं मिल पाता। तो ये सारे कारण होते हैं। तो नीड तो है अर्जेंट, तो काटने के से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि भाई एक बार हम पेड़ काट रहे हैं तो उसको बनने में सालों लगते हैं, तो इसलिए एक पेड़ को भी सोच समझ के काटना चाहिए। और पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है फॉर अवर इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये हमने देख लिया भाई पेड़ों के बारे में, मतलब हमारे फॉरेस्ट के बारे में देख लिया। टेम्परेट ट्रॉपिकल रीजन के अकॉर्डिंग होते हैं डेसिडुअस और एवरग्रीन भी बता दिया। एवरग्रीन में पत्ते होते हैं और डेसिडुअस जो पत्ते गिरा देते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन देखते हैं। अरे हमने ये देख लिया इस तरीके के होते हैं, हमने ये भी देखा कि पेड़ों को काटा जा रहा है और एग्रीकल्चर। तो क्या किया जाए कि कंजर्व कर लिया जाए नेचुरल वेजिटेशन, किस तरीके से हम इन नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो चलिए करते हैं कंजर्व, कुछ उपाय देखेंगे, कुछ स्टेप्स देखेंगे कंजर्व करने की नेचुरल वेजिटेशन को। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है हम सबको पता है। कहाँ कहाँ पे यूज होता है भाई, रेन फॉरेस्ट की वजह से होगी क्योंकि ऑक्सीजन जाएगी और रेन के साथ साथ क्लाइमेट भी सही रहता है और एनिमल स्पीशीज सर्वाइव करती है, कई तरह के प्लांट वगैरह उगते हैं, एक इकोसिस्टम बना रहता है, एक चेन बनी रहती है, फूड चेन, फूड वेब। तो हमें फॉरेस्ट के यूजफुल के बारे में तो पता है। फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा यूज होती है, वुड वगैरह सब मिलती है, बहुत कुछ यूज, मेडिसिन वगैरह भी मिल जाती है। अब अनफॉर्चुनेटली मैन इज डिस्ट्रॉइंग देम फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। अब कोई भी कारण दे दो कि भाई हम तो फॉरेस्ट को इस वजह से काट रहे हैं क्योंकि जरूरत है। अब ट्रीज आर बर्न्ड, फेल्ड एंड फॉरेस्ट आर क्लियर्ड टू मेक लैंड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर। अब जितने भी ट्रीज है ना उनको आग लगा दिया जाता था या फिर गिरा दिया जाता था। फॉरेस्ट आर क्लियर्ड टू मेक लैंड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एग्रीकल्चर करना है, तो उनको गिराओ, काटो, जलाओ, कुछ भी करो, बट एक प्लेन लैंड में बदल दो ताकि एग्रीकल्चर कर सके। और बिना प्लेन लैंड के आप एग्रीकल्चर कर नहीं सकते। तो जो मैंने आपको बताया अभी पेड़ के बारे में, कि एक पेड़ काटोगे तो उसको पौधा, आप कितने ही पौधे लगा दो उनको बनने में सालों लग जाएंगे, तो तब तक आप और डिग्रेडेशन कर दोगे। तो कंपनसेशन करने का कोई मतलब नहीं है। पेड़ों को काट रहे हैं, उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनको एग्रीकल्चर करना है, खाना चाहिए सारे लोगों को। अब मगर उन्हें ये नहीं पता कि पेड़ों की वजह से रेन आ रही है। अगर ज्यादा पेड़ नहीं होंगे तो रेन नहीं आएगी। अब पौधे लगाते रहो, उड़ने में लगेंगे साल लग जाएंगे एक ट्री बनने में, तब तक तो आधे ज्यादा फॉरेस्ट आप काट ही चुके होंगे। अब इंडस्ट्री एंड सेटलमेंट के बारे में बात करें तो मैंने 2 बार आपको इस वजह से बताया क्योंकि दोनों तरफ ये काम होता है। एंड ऑल्सो टू ऑब्टेन फ्यूल फ्रॉम वुड। अब जो ये वुड है ना उससे फ्यूल भी निकलता है, तो इस वजह से भी आप उनको काट रहे हो। अब ओवर पॉपुलेशन हैज फर्दर इंक्रीज दिस प्रॉब्लम। अब ओवर पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है आप तो जानते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। अब तो मुझे लग रहा है कि ये चाइना को भी डिफीट कर देगी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इकोनॉमी के मामले में तो हम डिफीट कभी कर नहीं पाए, कभी कर भी नहीं पाएंगे, मगर पॉपुलेशन के मामले में हम उनको कंपटीशन दे रहे हैं। तो पॉपुलेशन जिसकी ज्यादा होगी ना वही सफर करेगा, और कंपटीशन भी उसमें दे रहे हैं जिसमें हम सफर करने वाले, इकोनॉमी में नहीं। अब अदर नेचुरल फैक्टर्स लाइक स्टॉर्म्स, फॉरेस्ट फायर्स, फ्लड्स, ड्राउट्स, इंसेक्ट्स, डिसीजेस ऑल्सो डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। अब आप सब जानते हैं कोई तूफान आ गया, चक्रवाती तूफान, क्या करेगा वो? कोई स्टॉर्म आ गया हो, कोई सुनामी आ गई तो क्या होगा भाई? आप सब जानते हैं टाइफून वगैरह, जिनको चाइना और ये हमारे जापान वगैरह में टाइफून वगैरह बोल देते हैं। तो अगर वहां ये सारी चीजें आई तो एक साथ ऐसा तो नहीं कि कुछ ही चीजों को लेके जाएगी, वो आएगी, रेन भी लाएगी, वो कुछ पेड़ों को भी अपने साथ उड़ा के ले जाएगी, काट के ले जाएगी, फ्लड्स आएंगे, सूखा पड़ जाएगा, इंसेक्ट्स, कुछ बीमारियां आ जाएगी,
ये सब क्या कर रहे हैं भाई, ये सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं इन सब चीजों की वजह से। जब फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, इंसेक्ट्स ही खत्म हो जाएंगे, तो फिर लाइफ पॉसिबल नहीं। दिस फेलिंग ऑफ ट्री सॉरी दिस फेलिंग ऑफ ट्री एंड रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो आप सबको पता ही होगा कि जब आप ट्रीज को उखाड़ के फेंक दोगे, पेड़ पौधों को काट दोगे, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे डिफॉरेस्टेशन। और जब आप पेड़ पौधे लगा दोगे, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अफॉरेस्टेशन। मगर डिफॉरेस्टेशन बड़ी जल्दी हो सकता है, बट अफॉरेस्टेशन में बनने में समय लगता है। और तो आप जल्दी सकते हो अफॉरेस्टेशन, जगह जगह पौधे लगा दिए, बनने में समय लगता है। इस तरीके से हमने देख लिया कई तरीके की प्रॉब्लम है भाई, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है इसको कंजर्व कैसे करें। भाई हार्म तो बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम्स आर मेनी, बट व्हाट आर द सॉल्यूशंस? So there are a number of harmful effects of deforestation like soil erosion, hill slopes becoming barren, सूखे पड़ रहे हैं, increase in temperature हो रहा है, decrease in rainfall, destruction of wildlife habitat, species तो फॉरेस्ट में ही रहती है ना, फॉरेस्ट काटी, स्पीशीज मर गई या फिर दूसरी जगह चली गई, दूसरी जगह उन्हें वही एनवायरमेंट नहीं मिला तो वहां पे भी डेथ हो गई और एक्सटिंक्शन की तरफ चली गई। इसी वजह से तो अब आप देखिए, आप सबने चीतास का नाम सुना होगा, इंडिया से चीतास खत्म हो चुके हैं। आप सबने चीतास का नाम सुना होगा, इंडिया में पहले चीता हुआ करते थे, अब चीता नहीं है इंडिया में, इंडिया में एक्सटेंट हो चुकी है। आपको कहीं चीता नहीं देखने को मिलेगा, आपको लेपर्ड मिल जाएगा देखने को, आपको शेर मिल जाएगा देखने को, चीता नहीं है। चीता अब इंडिया में हमें नहीं देख सकते क्योंकि चीता बचा ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो चुका है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड था पहले, बट अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, कहीं नहीं दिखेगा चीता। चलिए, तो ये सब क्यों हो रहा है, फॉरेस्ट वगैरह काटने की वजह से हो रहा है। There is an urgent need to stop deforestation and protect our natural vegetation from exploitation and destruction. तो आप यहाँ पे देखिए क्या बताया इसने, वही दोबारा से बात करिए कि हमें अर्जेंट नीड है कि हमें डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए नेचुरल वेजिटेशन को, एक्सप्लोइटेशन कम करना चाहिए, डिस्ट्रक्शन कम करना चाहिए, ये सब कम करना चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए, बट कैसे करें, करने का तो कुछ कारण दो। तो लेट्स लर्न सम स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। वे डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए क्या करें, पेड़ों को कटवाने से रोकने के लिए क्या करें भाई। चलिए इसके स्टेप देख लेते हैं। पहली स्टेप क्या है, इंक्रीज द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज और अफॉरेस्टेशन। मैंने आपको बताया था अफॉरेस्टेशन के बारे में, प्लांट करो मोर ट्रीज, मगर बनने में समय लगेगा। तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, और ये शॉर्ट टर्म नहीं, इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो उसकी देखभाल जरूरी है। अब डिक्लेयर कटिंग और डिस्ट्रॉइंग ऑफ ट्रीज एज इलीगल एक्टिविटी विद स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर पीपल हु डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। तो क्या करो, आप रिजर्व्ड कर दो फॉरेस्ट को। आप सबने एक फिनोमेना सुना होगा किसके बारे में, रिजर्व्ड फॉरेस्ट के बारे में। जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड नहीं है, इफ यू इनक्रोच यू विल बी बिहाइंड बार्स। तो अगर देखा जाए तो कुछ पनिशमेंट होनी चाहिए। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स। कई जगह फॉरेस्ट फायर्स लग जाती है तो उसको वहीं पे रोक दो। अगर उन्हें ज्यादा बढ़ा दोगे आगे तो ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट जो है वो डिग्रेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये हमारा थर्ड पॉइंट। अब डिस्करेजिंग द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हमें क्या करना चाहिए कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हटाना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम एक क्रॉप उगा रहे हैं, हमने शिफ्ट कर लिया किसी और क्रॉप में, तो सॉइल जो है उसकी प्रॉपर्टीज बदलने लग जाएगी। इस वजह से प्रैक्टिस जो है ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, इसको डिस्करेज करना चाहिए। हमें मल्टीपल क्रॉप्स उगानी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल क्रॉप्स उगाओ, एक लैंड पे कई तरह की क्रॉप्स उगा सकते हो आप। बट कोई एक लैंड पे एक क्रॉप उग रही थी बहुत टाइम पे और आपने उसमें पूरी क्रॉप में हटा के सिर्फ एक ही क्रॉप दोबारा से शिफ्ट कर रहे हो, ये गलत है। वहां पे कई तरह की क्रॉप्स आप उगा सकते, मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते। तो ये हमारा डिस्करेज करना चाहिए हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन। चलिए अब हमारा फिफ्थ है, ये क्या था, ये फोर्थ था। फिफ्थ क्या है भाई, प्रिवेंट 1 2 3 4 5 ये है और 6 ये है, सॉरी। अब प्रिवेंट ओवर ग्राजिंग बाय एनिमल्स। भाई एनिमल्स को ओवर ग्राजिंग करवाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, उससे नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ नहीं। एनकरेज सोशल फॉरेस्ट्री which involves participation of local people in planting
एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज ओवर देयर एनवायरमेंटल एंड सोशल बेनिफिट्स। तो ये हमारी नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो इस तरीके की हमने ये स्टेप देख ली। अब आप सबको पता है कि जो लोकल कम्युनिटी रहती है वो क्या करती है, कभी कभी तो फॉरेस्ट की पूजा भी करते हैं, वो उनको प्रे करते हैं। तो उन लोकल लोगों जो वहां पे ट्रेडिशन उनका बना हुआ है, आप उन लोकल कम्युनिटी को पार्टिसिपेशन दो इन स्टेप्स में कंजर्व करने में। तो जो भी डिसीजन लो लोकल कम्युनिटी से पूछ के, सो दैट द कम्युनिटी विल बी प्रोटेक्टेड। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। कंजर्वेशन के हमने स्टेप्स देख लिए। अब बाकी जो स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे कल, और फिर हम देखेंगे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।